नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीटी के प्रोग्राम में। देखिए, हम सॉइल के फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं और उससे ये थोड़ा आइडिया लगा है कि एसएससी के पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने थोड़ा से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को रखा है और आपको देखना है कि किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन and the coefficient of uniformity of a given soil sample is 1 and 4 respectively. The ratio of diameter through which 30% of total mass is passed to the effective size. देखिए यहाँ पर क्या है, दी गई मिट्टी के एक नमूने में ग्रेडेशन गुणांक और एक रूपता गुणांक क्रम से 1 और 4 है। व्यास का प्रभावी आकार के साथ अनुपात जिसके माध्यम से द्रव्यमान 30% पारित किया गया हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है और देखना है किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये समझना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर सीसी, ठीक है। एक तो आपको ये दे रखा है और ये कितना है 1, एंड इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU ये हमको दे रखा है 4, यही दे रखा है। और इसके बाद में पूछा है द रेशियो ऑफ डायामीटर थ्रू विच 30% ऑफ सॉइल मास इज पास्ड। तो 30% सॉइल मास जिस साइड से पास हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, D30। क्या बोलेंगे इसको हम, D30 अपॉन, यहां पर पूछा है टू द इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज को किससे डिनोट करते हैं, D10 से। सो D30 अपॉन D10 आपसे यहां इसका रेशियो पूछा है। अब देखिए CC यहां फॉर्मूला क्या होता है, D30 स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें यहां पे लिखें D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 इज इक्वल टू 1। एंड CU की अगर हम बात करें तो CU क्या हो जाएगा, D60 अपॉन D10। क्लियर। और ये है 4। तो कंक्लूड करके यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इस जगह से हम लिख सकते हैं D60 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ D10, यही लिख सकते हैं। और इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो देखिए D30 स्क्वायर अपॉन D60, और D60 की जगह क्योंकि रेशियो हमको D30 अपॉन D10 कैलकुलेट करना है, ये हमको कैलकुलेट करना है, तो इसलिए मैं यहां पर D60 की जगह पुट करूंगा 4 इंटू D10। तो 4 इंटू D10 इंटू D10 इज इक्वल टू 1, यही 1 आ रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूड होके आएगा, देखिए एक बार, D30 स्क्वायर अपॉन D10 स्क्वायर, और जो 4 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहां भेज दिया, अंडर रूट लेंगे तो D30 अपॉन D10 इज इक्वल टू 2। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस 2 फॉर्मूलों को आपको यूज करना है और इनको इंटरप्रेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो लैंग्वेज को समझना है, थोड़ा सा टिपिकल गेम है, इसलिए लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा है और उसके बाद में इसका आंसर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। Which of the following bonding is responsible to combine the silica gibbsite sheet in kyolinite mineral, clay mineral? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरलोलॉजी से, क्ले मिनरलोलॉजी से क्वेश्चन है। आपने कई तरह के मिनरल्स पढ़े हैं, कायोलाइनाइट, एलाइट एंड मॉन्ट मोरिनोनाइट। तो कायोलाइनाइट में जो बॉन्ड होता है सिलिका गिब्साइट के बीच में वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एलाइट की अगर बात करूं तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड होगा। जो आयोनिक बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है, एलाइट बॉन्ड, लाइट मिनरल के बीच में। एंड अगर हम बात करते हैं मॉन्ट मोरिनोनाइट मिनरल की जो यूनिट बनती है उसके बीच में वाटर बॉन्ड होता है, और वाटर बॉन्ड जो होता है वो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, उसी की वजह से उसमें श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आती है, लार्ज श्रिंकेज एंड लार्ज स्वेलिंग की प्रॉपर्टी आती है, जो कि आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, कि कायोलाइनाइट मिनरल में जो सिलिका गिब्साइट शीट होती है उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। नाउ Which of the following type of roller is most suitable for proof rolling subgrades and the for finishing operation of fills
विथ क्लेई एंड सैंडी सॉइल। निम्नलिखित प्रकार के रोलर में से कौन सा सबूत रोलिंग उप श्रेणी के लिए उपयुक्त है? देखिए यहां पर मोस्ट सूटेबल पूछा है, इज मोस्ट सूटेबल, और जो आपकी कैटेगरी है वो इसने बता दिया है, रोलिंग सबग्रेड एंड द फिनिशिंग ऑपरेशन। और कौन सी सैंड है या कौन सी सॉइल, कौन सी सॉइल है? क्लेई और सैंडी सॉइल। तो क्लेई और सैंडी सॉइल के केस में अगर आपको जाना है तो बेसिकली हम इनमें से किस में जाएंगे? न्यूमेटिक रबर टायर रोलर पे, ठीक है। दूसरा है सी फुट रोलर और तीसरा है स्मूथ व्हील रोलर। यहां पर दोनों तरह की सॉइल है, इसलिए इस तरह का आंसर आपको टिक करना है जो दोनों में सूटेबल हो। तो स्मूथ व्हील रोलर्स यहां पर मोस्ट सूटेबल होगा इन दोनों के केस में, क्लेई और सैंडी सॉइल के केस में। जैसे सी फुट रोलर के केस में जाएं, इस तरह से एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए हो जाएगा ये। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस के लिए जो बेस्ट सूटेबल आंसर है दैट इज स्मूथ व्हील रोलर। चलिए नेक्स्ट है, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। The water level in the stand pipe of diameter 0.5 centimeter drops from 100 centimeter to 40 centimeter in half an hour. What is the coefficient of permeability in centimeter per second? देखिए क्वेश्चन जो है परमेबिलिटी से है, फॉलिंग हेड टेस्ट से है, और पहली बात तो ये आपको समझना होगा कि इसमें क्या तो दे रखा है और कौन सा फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। फॉलिंग हेड पारगम्यता परीक्षण 60 सेंटीमीटर या 60 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्षेत्रफल और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई के मिट्टी के एक नमूने पर किया जाता है। 0.5 सेंटीमीटर व्यास की खड़ी नली में पानी का स्तर आधे घंटे में 100 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक गिर जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए। तो पहले तो मैं यहाँ पर फॉलिंग हेड में जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला है 2.303 A इंटू एल अपॉन कैपिटल A इंटू टी इंटू लॉग बेस 10 H1 अपॉन H2। देखिए ये फॉर्मूला है और एक सॉइल सैंपल है जिसकी लेंथ हमको दे रखी है कुछ, वो अभी डेटा देखेंगे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमको कैपिटल A दिया होगा, वो भी हम देखेंगे। स्टैंड पाइप लगा हुआ है, स्टैंड पाइप लगा हुआ है, और इस स्टैंड पाइप में इनिशियली जो H1 था, ये H1 हमको दे रखा है, कुछ टाइम बाद ये गिरकर H2 हो जाता है, तो वो भी हमको दे रखा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमको कैलकुलेट करना होगा या दे रखा होगा स्मॉल a। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल a की। तो कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है इसका। तो π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर, जो जिसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा पॉइंट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा आपको H1 और H2 दे रखा है, कितने से कितने? 100 से 40 सेंटीमीटर। सो 100 से ये हो गया 40 सेंटीमीटर गिर गया है। एंड लेंथ दे रखी है कितनी? लेंथ दे रखी है यहाँ पर लेंथ मतलब ये जो हाइट दे रखी है दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एंड इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है उसका, सॉइल सैंपल का? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60। और टाइम दे रखा है 0.5 आर, मतलब अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट किया जाए तो 0.5 इंटू 3600 जो कि 1800 सेकंड आएगा। अब हमको सारा डेटा हमको पता है, बस वैल्यूज को पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0. कितना था ये 196 इंटू एल कितना है 15 सेंटीमीटर अपॉन ए कितना है, ए है हमारा 60 इंटू 1800 लॉग बेस 10, ये हो जाएगा आपका 100/4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा, यहाँ से देखिए आप सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 2.49 इंटू 10⁻³ -3 -5
सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में आया है, सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, बट आइडिया लग गया है कि इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ ए सॉइल आर सी इज इक्वल टू 10 किलोपास्कल, फाई दे रखा है 30, एंड then the shear strength on a plane within the saturated soil mass at a point where total normal stress है 300 किलोपास्कल एंड पोर वाटर प्रेशर दे रखा है 150। देखिए shear strength पूछा है आपसे, सो shear strength टॉ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा 10 फाई, और ये सारे इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है आपके। बाकी shear स्ट्रेंथ की जितनी थ्योरी आपको पढ़नी है उतनी थ्योरी पढ़िए, क्योंकि उसके टेस्ट कई सारे हैं, उन टेस्ट के सब कैटेगराइजेशन अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, तो वो भी आपको देखने हैं। shear स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सॉइल के रेस्पेक्ट में, और सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िए के जाइएगा। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, C दे रखा है आपको 10 किलोपास्कल, सो C इज इक्वल टू 10 किलोपास्कल। ठीक है, नाउ फाई दे रखा है 30, ये भी ठीक है, तो फाई हमको डायरेक्टली दे रखा है। इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा कितना है, देखिए यहां पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है सिग्मा, ओनली सिग्मा दे रखा है 300 किलोपास्कल, और U दे रखा है पोर वाटर प्रेशर कितना दे रखा है 150 किलोपास्कल। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस U। तो इसलिए यहां पर इसकी जगह हम लिखेंगे 10 प्लस 300 माइनस 150 इंटू 10 30 डिग्री। सो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। सो 10 30 डिग्री इंटू 150 हो जाएगा प्लस 10, और ये आंसर आ रहा है आपका 96.6 किलोपास्कल। बहुत ही आसान सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है 96.6 किलोपास्कल, और किस तरह से अप्रोच किया है, पहले हमने फॉर्मूले पे फोकस किया था कि shear स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद में जो पैरामीटर आपको दे रखा है उसको आप यहाँ पर एज इट इज लिखते जाइए। अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत है तो वो मैनिपुलेशन कीजिए। ठीक है, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस इज 6 मीटर अकर ड्यू टू सीपेज, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू पूछी है तो सबसे पहले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे फोकस कीजिए। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इज इक्वल टू हेड लॉस अपॉन लेंथ, वाटर के हेड में कितना लॉस हुआ है और उसने कितनी दूरी तय की है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको इसका आंसर करना है, दैट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हेड लॉस कितना हुआ है 6 मीटर का, और कितनी लेंथ चला है वो 50 मीटर, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर की लंबाई में प्रवाह में 6 मीटर की ऊंचाई का नुकसान रिसाव के कारण हुआ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा। तो यहां पर अपन पुट कर देंगे 50, तो 6/50 कितना हो जाएगा, 6/50 दैट इज इक्वल टू 0.12। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, और कई बार ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमसे कैलकुलेट भी नहीं हो पाएगा एग्जाम के प्रेशर से, इसलिए जो पूछा है उस पर फोकस कीजिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो इन सॉइल सैंपल आर G and E रेस्पेक्टिवली, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दूसरा क्वेश्चन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, तो इसका मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे आपको फोकस करना है। इसीलिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि जिन क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है उन पर आप फोकस कीजिए। इसी तरह से मैंने उसको एनालाइज किया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनमें से फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे उन्हीं टॉपिक से मैंने क्वेश्चन को उठाया है। उसके न्यूमेरिकल को कीजिए, उसकी थ्योरी को पढ़िए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा है और एक फॉर्मूला दे दिया, तो एक्चुअली यहाँ जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछा है ये क्रिटिकल
क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए पूछा है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के फॉर्मूले जैसे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो क्रिटिकल में क्या होता है, IC इज इक्वल टू G-1/1 + E। सीपेज थ्योरी को आप पढ़ोगे तब आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1/1 + E। सो ऑप्शन इज A इज इक्वल टू करेक्ट, G-1/1 + E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखेंगे। द वॉइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी फॉर सॉइल इज 0.5 एंड 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। सो यहां पर क्या पूछा है आपसे, सीपेज वेलोसिटी पूछा है, और सीपेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये दूसरा क्वेश्चन है सीपेज से। तो सीपेज से आपको क्वेश्चन, सीपेज को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज v, और कितना है 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। एंड इसके अलावा आपको दे रखा है वॉइड रेशियो, दैट इज E कितना दे रखा है 0.5, और आपसे पूछा है सीपेज वेलोसिटी Vs पूछा है। चलिए थोड़ी सी कहानी बता देता हूं पहले इसकी, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये एक सॉइल मास है, और इस सॉइल मास में से कोई लिक्विड है, हम वाटर मान के चल रहे हैं, तो वाटर यहां से फ्लो कर रहा है, क्लियर। तो फ्लो करने पर जो हमारा कंसर्न था, जो यहां पर लॉ निकल के आया कि जो वेलोसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, एंड V प्रोपोर्शनल साइन को हटाकर हमने यहां लगा दिया K, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सो परमेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी जो कि क्या बताती है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास, कि किस तरह का फ्लो है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां देखें तो V को हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, यहां पर हमने सॉइल मास से रिलेटेड कर दिया। डिस्चार्ज को अगर हम कैलकुलेट करें तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज को। तो ये एरिया जो है ये हमने कंप्लीट सॉइल मास के क्रॉस सेक्शन को ले लिया, इस तरह से एरिया, टोटल एरिया को ले लिया। क्या ये फ्लो टोटल एरिया से हो रहा है? क्या ये आप ही का सवाल है और आप ही इसका आंसर करेंगे। क्या ये फ्लो इस टोटल एरिया से हो रहा है? ये तो ऐसा हो गया जैसे एक खाली पाइप है और पूरा एरिया इस फ्लो के लिए यूज हो रहा है, जबकि सॉइल में ऐसा होता है। सॉइल में तो जो फ्लो होता है वो वॉइड्स के थ्रू होता है, तो बेसिकली तो इसका मतलब जो ये कंसर्न है, ये कंसर्न भी हमारा यहाँ सॉइल के वॉइड्स के लिए तो नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये अब हम एक्चुअल कंसर्न लेके चल रहे हैं, इस केस में सॉइल है, इसमें सॉइल है, ठीक है, इस केस में सॉइल है, और अब फ्लो जो होगा वो फ्लो इस तरह से वॉइड से होकर होगा, जहां जहां इसको पैसेज मिलेगा वहां से ये फ्लो होगा। तो दोनों केस में देखिए, इस वाले केस में तो फ्लो कंप्लीट एरिया से हो रहा है, इस वाले केस में तो फ्लो जो है कंप्लीट एरिया से हो रहा है और डिस्चार्ज क्यू ही निकल रहा है। इस वाले केस में भी डिस्चार्ज क्यू ही निकल रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो इस वाले केस के अलग होगी। तो यहां मैंने लिख दिया A × V, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ वॉइड, क्योंकि जो पैसेज है वो तो वॉइड का ही तो है, वॉइड से तो पास हो रहा है, इनटू यहां जो वेलोसिटी बन रही है उसको हमने बोल दिया सीपेज वेलोसिटी। ये डिस्चार्ज वेलोसिटी थी, ये सीपेज वेलोसिटी थी। इसमें अजम्पशन था कि हमने इस पूरे एरिया को एक कंड्यूट मान लिया, इस पूरे सॉइल एरिया को कंड्यूट मान लिया कि जिसमें से वाटर फ्लो करेगा, लेकिन यहां पर एक्चुअल कंडीशन को यूज किया। अब आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हो कि डिस्चार्ज तो दोनों में सेम है। सो A × V इज इक्वल टू AB × VS। यहां पर दोनों केस में लेंथ क्या है, इक्वल है L। तो अगर मैं दोनों साइड L से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं पड़ेगा सर। तो L × A ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एंड
L इंटू ए बी, ये भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम स्मॉल वी टी इंटू कैपिटल वी। एंड इसी तरीके से यहां हम लिखेंगे क्या, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ वॉइड्स इनटू लेंथ, तो पूरे सॉइल मास में कितना वॉइड है, क्योंकि हमने तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई किया है लेंथ में, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू सीपेज वेलोसिटी। सो ये क्या हो जाएगा कैपिटल V अपॉन वी एस इज इक्वल टू, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हो Vs, क्योंकि आपसे सीपेज वेलोसिटी पूछा है, तो Vs इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा Vt अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू डिस्चार्ज वेलोसिटी। इसको अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है पोरोसिटी, तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी, दिस इज सीपेज वेलोसिटी। और यही आपसे पूछा है, डिस्चार्ज वेलोसिटी दे रखा है, नीटा नहीं दुआ, जो पोरोसिटी है ये नहीं दे रखा, लेकिन ई दे रखा है, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। तो एक बार देखते हैं ई कितना है, यहीं से सॉल्व कर लेंगे इसको। अभी ई दे रखा है आपको 0.5, सो पोरोसिटी ई इज नीटा इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, 0.5 अपॉन 1.5 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 दैट इज 0.333। सो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें, सो सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.333। तो एक बार देखते हैं कितना आता है, ऑलमोस्ट 18 के लगभग आएगा, 6 अपॉन 0.333 दैट इज 18.01 इंटू 10⁻⁻7। सो 18 वाला आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सीपेज परमेबिलिटी, ये छोटे छोटे जो बेसिक्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। नाउ द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वॉइड रेशियो 0.5 undergoes settlement and now its final void ratio is 0.2, the thickness of the settlement layer, the thickness of the settlement layer। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, और कंसोलिडेशन में वॉइड रेशियो और थिकनेस किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड चेंज होती है, तो पहले वो समझना होगा हमको। देखिए उसको ना समझ के आप एक पॉइंट अच्छे से समझ सके हो कि मैंने एक कंसर्न लिखाया था आपको यहां पर वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई, तो इस तरह से मैंने एक आपको कंसर्न लिखाया था पार्ट 1 वीडियो में, इसको भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं कि जब वॉल्यूम को चेंज किया जाएगा तो वॉइड रेशियो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। किस तरह से चेंज हो रहा है वो यहां से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब कहानी है इनिशियल और फाइनल की, कि इनिशियली में कितना वॉल्यूम था, एरिया इनटू, अब देखिए सॉइल मास जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी चेंज हो रहा है कंसोलिडेशन से, इस पे अगर लोड लगाया जाए तो ये थोड़ी है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया या बढ़ गया है, यहाँ केवल इसकी सेटलमेंट, हमको यहाँ पर सेटलमेंट ऑब्जर्व होता है, ये सेटलमेंट ही ऑब्जर्व होगा हमको यहाँ पर कि इस तरह से ये इसकी डेप्थ में सेटलमेंट हो चुका है डेल एच। ठीक है, तो एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो यहां हम लिख सकते हैं एरिया इनटू एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट। इसी तरीके से एरिया इनटू H2 अपॉन 1 प्लस E2 या E1 जो भी है, तो यहाँ से कंसर्न आ जाएगा इस तरह से H0 अपॉन 1 प्लस E0 इज इक्वल टू H1 या 2 1 प्लस E2, ये भी लिख सकते हो। या फिर दूसरे तरीके से एक और कंसर्न आप यहाँ से लिख सकते हो, कैसे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये आपके हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि एरिया तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो चेंज इन वॉल्यूम हम उसको लिख सकते हैं चेंज इन डेप्थ, चेंज इन डेप्थ, तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन डेप्थ अपॉन इनिशियल डेप्थ दैट इज H0
और इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो यहां से आप सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये दोनों कंसर्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां पर किसको अप्लाई करना है ये आपका एक मेन कंसर्न होगा। तो अब इसमें आप देखिए कि क्या आपको दे रखा है। जैसे यहां पर जैसे बात करें तो हमको बेसिकली इस केस में इनिशियल हाइट या डेप्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वॉइड रेशियो 0.5 दे रखा है, फाइनल वॉइड रेशियो दे रखा है हमको 0.2। तो अब आपसे पूछा है डेल एच कितना होगा, डेल एच कितना होगा। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल एच अपॉन एच इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है इसमें 10 सेंटीमीटर, एच नॉट की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड फाइनल वॉइड रेशियो है 0.2 एंड इनिशियल वॉइड रेशियो है 0.5। तो सॉल्व कीजिए इसको एक बार। सो डेल एच इज इक्वल टू डेल ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू एच नॉट। तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.2 चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आता है ये 0.3 अपॉन 1.5 इंटू 10। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये दोनों कंसर्न कहाँ पर यूज करने हैं ये आपको देखना होगा। ये वाला कंसर्न मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एम्बैकमेंट और बोरोपेट वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है, और ये वाला कंसर्न आपको कंसोलिडेशन वाले केस में करना है। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ये भी किससे है, ये कंसोलिडेशन वाले चैप्टर से है। 2 पॉइंट यहाँ पर कंसोलिडेशन वाले चैप्टर से आगे है। और बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन स्ट्रेस, यही होता है चेंज इन डेल ई अपॉन डेल सिग्मा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस टू सेटलमेंट एंड रेट ऑफ लोडिंग टू दैट ऑफ सेटलमेंट। देखिए अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ से हो सकता है कि स्ट्रेन का तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, बट चेंज इन वॉइड रेशियो ये क्या है, एक तरह का स्ट्रेन ही तो है कि डायमेंशंस चेंज हो रही हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है वहाँ पर। तो स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस का एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस। सो दैट इज चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो ये क्या है, स्ट्रेन है, और ये क्या है यहाँ पर, स्ट्रेस है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेस है। इस तरह से तो जब भी यहाँ कंसोलिडेशन होता है तो ये है स्ट्रेस पैरामीटर और ये है आपका वॉइड रेशियो, और इस तरह से ये कर्व बनता है। और जो इस लाइन का जो स्लोप है उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल ई अपॉन डेल सिग्मा, जिसको हम लिख सकते हैं जिसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेन टू स्ट्रेस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कई बार ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे तो इसलिए उनको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट्स वाटर टू परकोलेट थ्रू इट इज कॉल्ड एज, सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो वाटर है वो सॉइल से फ्लो करता है, सॉइल में से फ्लो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पारगम्यता, दैट इज परमेबिलिटी। सो मॉइस्चर कंटेंट, कैपेबिलिटी, परमेबिलिटी। सो ऑप्शन यहां पर क्या चला जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो परमेबिलिटी से कई सारे क्वेश्चन आपने यहां देख लिए हैं, किसी भी तरीके से बेसिक और न्यूमेरिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU एंड CU इज इक्वल टू D60 अपॉन D10। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है बट फिर भी एग्जाम में आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको बेसिक्स पे कमांड रखनी है,
बहुत ही एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट बेसिक्स पे से बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं हटानी है, बेसिक पे आपको बहुत फोकस करना है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा D60/D10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, pick up the correct statement from the following. The void ratio in soil is defined as the ratio to the volume of voids to the volume of solid. Volume of voids to the volume of solid, correct है। The porosity of soil is defined as the ratio of volume of voids to the gross volume of soil. Volume of void to the gross volume of soil mass, that is correct. The bulk density of soil mass is defined as the unit weight of the soil. Bulk density of soil is defined as the unit weight of soil. मतलब हाँ, इनको कोरिलेट कर सकते हैं हम। कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि एक में होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एक में होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो एक तरह से हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो इसको भी हम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके जो स्टार्टिंग चैप्टर होता है प्रॉपर्टीज उसमें से है, तो इसका मतलब आप इन पैरामीटर्स को फोकस कीजिए। नाउ जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको पता है सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें एक पेरेंट रॉक होती है। पहली बात तो हम कुछ इंफॉर्मेशन यहां से कलेक्ट करेंगे। पेरेंट रॉक है, दिस इज पेरेंट रॉक, दिस इज पेरेंट रॉक। इस पेरेंट रॉक का किसी ना किसी एजेंसी की वजह से, किसी ना किसी एजेंसी की वजह से क्या होगा यहां पर, किसी ना किसी एजेंसी की वजह से इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, और डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते हैं वेदरिंग। तो जो पार्टिकल टूटेंगे, इस पेरेंट रॉक के जो पार्टिकल टूटेंगे, या तो वो वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे जहां पर पेरेंट रॉक है, और अगर वो वहीं डिपॉजिट हो गए तो इस तरह की जो सॉइल फॉर्म होगी इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू सॉइल, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, अगर ये पार्टिकल किसी एजेंसी के थ्रू दूसरी जगह ले जाए गए हैं और कहीं दूसरी जगह जाके क्या कर दिए गए हैं, डिपॉजिट कर दिए गए हैं, तो इस तरह की सॉइल को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। तो अब यहां से हमको फंक्शन समझ में आ रहा होगा सॉइल फॉर्मेशन का, कि पेरेंट रॉक पर किसी एजेंसी ने अटैक किया है और अटैक करके इसको इसके छोटे छोटे पार्टिकल में इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया है। तो पहला एक्शन जो हुआ दैट इज वेदरिंग। इस डिसइंटीग्रेशन को हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, इसके बाद में अगर सॉइल वहीं की वहीं रुक गई तब तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां पर इसका सेटलमेंट हो जाएगा, इसका डिपोजिशन होने लग जाएगा। बट इसके बीच में कोई एक और मतलब एक्शन हो जाए, जैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए, तो दूसरा एक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में यहां पर क्या हो जाएगी, ये डिपॉजिट हो रही है, और डिपॉजिट होने के बाद में धीरे धीरे इसका अमाउंट बढ़ता रहता है, दैट इज अपहीवल। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट, एक सीक्वेंस हमको मिल गया। तो सबसे पहले अपहीवल रख दिया है कि सबसे पहले ऊपर बढ़ जाएगी वो, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये गलत हो गया एकदम से। वेदरिंग, अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, तो पहला सीक्वेंस जो है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, उसके बाद में अपहीवल आएगा। सो ऑप्शन डी में एक बार पढ़िए आप, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपहीवल। सो ऑप्शन डी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। सो दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if soil has liquid limit of 60%, plastic limit of 35% and sinkage limit of 20%, it has a natural moisture content of 50%, what is the liquidity index? देखिए, so liquidity index IL is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर, WN minus WP upon IP, and IP is equal to liquid limit minus plastic limit। बहुत ही फैमिलियर फॉर्मूला है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है।
तो आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, लिक्विड लिमिट 60% दे रखा है, प्लास्टिक लिमिट 35% दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 60 - 30। ओके, फ्रैक्शन में है तो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में इसको ये यूज़ कर लेता हूँ, आंसर फ्रैक्शन में है इसलिए यहाँ पर फ्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दे रखा है यहाँ पर 50, सो 0.5 माइनस WP मतलब प्लास्टिक लिमिट कितना है यहाँ पर ओके इट इज़ नॉट 30, 35 है, प्लास्टिक लिमिट कितनी है 35, इट इज़ 35, 0.35। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिक्विडिटी इंडेक्स की जो वैल्यू है ये आपकी आएगी 0.6। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सो द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट फॉर सॉइल मास। देखिए Ka की वैल्यू पूछी है और फाई की वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 30 डिग्री। सो फाई के टर्म में K की वैल्यू क्या होती है, Ka एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दैट इज 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1 माइनस साइन 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 30 डिग्री, और यहां से जो इसका आंसर आएगा दैट इज 0.333। सॉल्व करके देखिए इसका आंसर आएगा आपके 0.333। तो जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं उनसे एक आइडिया जरूर लगा होगा कि न्यूमेरिकल किस तरह का आ रहा है। देखिए जितने भी तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए यहाँ पर एक ही हमको ऐसा लगा कि बहुत ही टफ कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल आया है, और वो था हमारा परमेबिलिटी वाला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। बट जितने भी तरह के और क्वेश्चन आपने देखे न्यूमेरिकल बेस्ड, उनकी कैलकुलेशन भी आसान थी, उनका अप्रोच भी आसान था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट कंसेप्चुअल, और थ्योरी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक थ्योरी एग्जाम में आपको देखने को मिल रही है। सो आपसे एक ही मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा सॉइल के लिए, एसएससी के लिए, कि आप बेसिक पे बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहिए, बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बेसिक फार्मूले हों, बेसिक कंसेप्ट्स हों, जितनी भी थ्योरीज हैं उनके ऊपर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उनके बीच में अजम्पशंस क्या आ रहे हैं, उन थ्योरीज को किस तरह से यूज किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक।